अच्छा, नया टॉपिक शुरू करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस ब्रॉड टॉपिक में जो डिटेल्ड सिलेबस है जेई का वो तो आप देख ही सकते हैं, है ना, अलग अलग टॉपिक्स हैं उसमें। अच्छा, हम चाहें तो उन आपके सिलेबस के टॉपिक्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हम डाल सकते हैं। क्या कैटेगरीज हुई उसको एक बार देख लेते हैं। तो पहली कैटेगरी क्या हुई कि इफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड का जो है इफेक्ट कहाँ पे फील होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज रख दें तो उस चार्ज पे जो है वो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाती है। तो उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम कोई चार्ज रखें तो उस पर भी फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड का। उसमें एक क्रूशियल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? और डिफरेंस क्या है कि चार्ज का मूविंग होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, उसमें चार्ज जो है वो किस तरह से मूव करता है, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में तो सिंपल था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस डायरेक्शन में है और यदि प्लस क्यू चार्ज इधर है तो फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लग जाता था, है ना। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, वो अपन देखेंगे, ठीक है, किस तरह से डिफरेंट है और कैसे फोर्स लगता है। अच्छा, दूसरा जो है, चूंकि मूविंग चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो यदि कोई कंडक्टर है वो करंट कैरी कर रहा है, करंट का मतलब हो गया कि कंडक्टर में चार्जेस मूविंग है, तो दूसरा इफेक्ट जो हो गया ये हो गया फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये दूसरा इफेक्ट हो गया कि कंडक्टर यदि करंट को कैरी कर रहा है, ठीक है, तो उस पर फोर्स लगेगा। और प्रिंसिपल यही है कि चार्ज पे फोर्स लगता है, तो करंट चूंकि मूविंग चार्ज है तो कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। तो वो किस तरह से लगता है उसको अपन देखेंगे। दूसरा एरिया क्या हो गया? दूसरा एरिया हो गया कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है या प्रोड्यूस क्यों होती है। तो इसमें 2 ब्रॉड टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या हुआ? पहला टॉपिक हुआ आपके जैसे परमानेंट मैग्नेट्स का। ठीक है, आपने मैग्नेट्स यूज भी की होंगी। तो कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये यदि कोई मैग्नेट है तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करेंगे और ये मटेरियल्स की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो बट मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिनल सोर्स क्या है उसको देखेंगे हम इस मटेरियल में भी। ठीक है, और दूसरा ब्रॉड टॉपिक क्या हो गया इस कैटेगरी में? और दूसरा ब्रॉड टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों जो जो ये दोनों फिनोमिना जो है कि परमानेंट मैग्नेट्स का भी और इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इनके बॉटम में जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो सेम है। अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है कि मूविंग चार्ज होगा, मूविंग चार्ज वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल जो है वो बी है ना, वो हम देखेंगे। तो मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट में मूविंग चार्ज है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और परमानेंट मैग्नेट्स के केस में भी जैसे ओवरऑल तो चार्ज का कोई मूवमेंट नहीं है मटेरियल में क्योंकि कोई करंट नहीं है उसमें, बट यदि एटॉमिक लेवल पे आप देखें तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो नॉर्मल मटेरियल्स में ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे वो अलाइन नहीं होता है, लेकिन सभी एटम्स का एक डायरेक्शन में यदि अलाइन हो तो या ब्रॉडली भी अलाइनमेंट हो तो कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। बट नॉर्मल केस में ऐसा होता नहीं है ना, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, बाकी मेजॉरिटी मटेरियल्स में। बट जो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं उसमें, है ना, कुछ डिग्री ऑफ अलाइनमेंट होता है। तो डिग्री ऑफ अलाइनमेंट होने से वो इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड अप होकर के और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करती है। ठीक है, प्रिंसिपल वही है कि मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो तीसरी ब्रॉड कैटेगरी क्या हो गई? तीसरी ब्रॉड कैटेगरी ये हो गई इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो किसी भी, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। तो बेसिकली मतलब जैसे किसी भी एरिया में, ये इमेजिनरी एरिया में मान लूँ
है ना, जैसे आपके स्क्रीन का, और इसमें सपोज इस एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड है ना थ्रू द पेपर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड यदि हम चेंज करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा और किस तरह से प्रोड्यूस होगी, ये हम स्टडी करेंगे। और उसका एक कॉन्सिक्वेंस फिर ये भी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये इमेजिनरी लूप जो मैंने बनाया, इसकी जगह पे यदि एक्चुअल वायर भी रख दें, ठीक है, और उसमें कोई बैटरी नहीं लगाएं, और उसके थ्रू यदि मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर दें इस एरिया में, तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। करंट प्रोड्यूस होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये सब देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंडर में आता है। तो ये ब्रॉड कैटेगरी हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक में ये सब हम पढ़ेंगे, और जैसे जैसे कंसर्न टॉपिक पे आएंगे तो उससे रिलेटेड जो भी लॉ होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम ये वाली कैटेगरी देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी अपन ये नहीं देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को मूव कराएंगे और उसमें फिर देखेंगे कि उस पर फोर्स कितना लगता है और कैसे लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं यदि कोई चार्ज मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स कितना लगता है और किस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ली है ताकि वो पेपर के थ्रू जा रही है ना, पेपर के बाहर से पेपर के अंदर जा रही, और इसको हम इस तरह से क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपन ने पहले भी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस में भी, क्रॉस मतलब पेपर के थ्रू और ऊपर से पेपर के अंदर जा रही, ठीक। इसको आप जैसे इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि ये किसी एरो का बैक पार्ट है, ठीक है। तो एरो यदि पेपर के थ्रू जा रहा है अंदर तो ये क्रॉस हो जाएगा, और एरो यदि पेपर से बाहर आ रहा है तो एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एरो का टिप है जो बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जा रही, और एक चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज वो इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स जो है इस चार्ज पे ये होता है क्यू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो है वो यूनिट है टेस्ला। टेस्ला जो है वो एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था, है ना, ऑस्ट्रिया में भी रहा और फिर यूएस में भी रहा। और 1 टेस्ला कितने के बराबर हुआ, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। इसको आप है ना Q/T को एम्पियर लिख करके, है ना, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अच्छा, ये 1 टेस्ला जो यूनिट है वो काफी बड़ी होती है ना, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो एक और यूनिट यूज होती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो कि है गॉस, है ना, और 1 गॉस जो है वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला, है ना, इतने के बराबर होता है, ठीक है। तो इस फोर्स का चूंकि ये वेक्टर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहता है, इस फोर्स का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हो गया क्यू वी बी साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और इसका डायरेक्शन किससे डिसाइड होता है, राइट हैंड थंब रूल से, है। ये वेक्टर्स वाले जो अपने वीडियो किए थे उसमें अपन ने देखा था। तो राइट हैंड थंब रूल एक बार देख लेते हैं दोबारा। तो ये राइट हैंड थंब रूल देखा था अपन ने, वहां पे अपने को यदि u क्रॉस v का डायरेक्शन यदि देखना है, और u का डायरेक्शन ये है और v का डायरेक्शन ये है, तो हमने क्या किया, बेसिकली पहले हाथ को, है ना, पाम स्ट्रेच किया u के डायरेक्शन में, और थंब को, है ना, वर्टिकली अपवर्ड्स रखा, और फिर हमने पाम को जो है वो इस तरह से कर्ल किया u से v की तरफ। u से v की तरफ जब हमने कर्ल किया, उस टाइम पे जो हमारे थंब का जो डायरेक्शन था वो u क्रॉस v का डायरेक्शन देगा, ठीक है। अब यदि u क्रॉस v की जगह सपोज हमको v क्रॉस u यदि पता करना हो, है ना, ये v है, v क्रॉस u यदि पता करना हो,
तो हम क्या करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे V से U की तरफ। तो अब आप इसको V से U की तरफ ये जब फिंगर्स कर्ल कीजिएगा तो थंब का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट हैंड थंब रूल था। अब इस वाले केस में हम देखें सेम चीज, यदि पाम को हम एक्सटेंड कर देते हैं V के डायरेक्शन में, पहला वेक्टर V है, दूसरा वेक्टर B है, ठीक है। तो फिंगर्स को हमने एक्सटेंड कर दिया V के डायरेक्शन में और फिंगर्स को फिर हमने कर्ल किया B के डायरेक्शन में, ठीक है। तो फिंगर्स जो हैं वो पेपर के अंदर कर्ल हो जाएंगी एक तरह से आपके स्क्रीन के अंदर की तरफ, और थंब का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये थंब का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, ठीक है, F, जो कि V के परपेंडिकुलर होगा, V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। और मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। अच्छा, इससे फिर एक चीज ये भी क्लियर है कि यदि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल थीटा जो है वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। V और B के बीच में डायरेक्शन जो है वो 0 डिग्री हो गया। जैसे यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, जैसे इस केस में इस चार्ज की वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, तो इस केस में फोर्स कितना लगेगा, QVB साइन 0 डिग्री, ठीक है, मतलब 0। तो इस केस में फोर्स 0 हो जाएगा। बेसिकली वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो B के परपेंडिकुलर है, वो कौन सा कंपोनेंट है, V साइन थीटा, ठीक है, वही कंट्रीब्यूट करता है फोर्स के लिए। और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो फोर्स के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक। एक कॉन्सिक्वेंस तो ये हो गया V क्रॉस B का। अच्छा, दूसरा एक और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है, अच्छा, अब यदि हमको ये निकालना हो कि ये इस फोर्स से वर्क कितना किया मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज के ऊपर, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड यदि हमको निकालना हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स लगा रही है, ठीक है, इसको हम W बोल देते हैं, WB बोल देते हैं। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड डॉट, सपोज चार्ज जो है वो ds डिस्टेंस मूव किया है ना, वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही है, ठीक है। तो अच्छा, ds को हम क्या लिख सकते हैं, ds को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू डेल्टा t, ठीक है, एक छोटे से टाइम, या वेलोसिटी इनटू dt, ठीक है। तो एक छोटे से टाइम के पीरियड में यदि चार्ज ds मूव करता है तो हम ये लिख सकते हैं v dt, ठीक है। तो इसको यदि हम लिखें V क्रॉस B डॉट V dt, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये वाला पोर्शन देखें आप, ये वाला पोर्शन एक वेक्टर V है और एक वेक्टर क्या है, V क्रॉस B। अच्छा, ये V क्रॉस B वाला जो वेक्टर है वो तो V के परपेंडिकुलर ही होगा, है ना, ये तो क्लियर ही है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एक वेक्टर है जो V के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, ये तो अपने को मालूम। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है। और 0 इसलिए क्योंकि फोर्स जो है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड के कारण वर्क डन 0 होता है।